हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो लोग टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कुछ की पॉइंट्स पहले आप ध्यान में रखेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई पुरानी कंपनी तो 1956 वाला जो पुराना एक्ट है उसमें भी रजिस्टर्ड हो सकती है। एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस। अब क्या मेन फर्क होता है इसमें नॉर्मल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में? एनबीएफसी के केस में सपोज यहाँ पे जैसे देखेंगे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। तो जो आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वही हम एनबीएफसी में कर सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। लेकिन जो नॉर्मल बैंक होता है उसमें आपके डिमांड डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल आप सेविंग अकाउंट ओपन करते, करंट अकाउंट वहां पे ओपन करते, लेकिन एनबीएफसी में पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपने देखिए बजाज फाइनेंस में आपने कि सेविंग अकाउंट ओपन करे आपने? नहीं। बिजनेस का करंट अकाउंट बजाज फाइनेंस में ओपन करे? नहीं। दैट इज तो फिक्स डिपॉजिट फिक्स टर्म के लिए आप कर सकते हैं कि 4 साल 5 साल के लिए आपने एफडी करा और उस पर कुछ आपको रिटर्न मिल रहा है। सो यहां हम उसको एनबीएफसी को पैसा देते हैं और एनबीएफसी फिर लोगों को बाहर लोन देती है। अब वो जो लोन देती है कुछ पॉइंट रखें, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो वी नो दैट कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कैन नॉट इश्यू चेक, एनबीएफसी कभी चेक इश्यू नहीं कर सकती। कभी आपने देखिए बजाज फाइनेंस का चेक, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली रहता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो आपको रिटर्न जो आपको जब लोन देती है एनबीएफसी तो ज्यादा कोई बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी सब पे नहीं रहती। आप अगर जाओगे मार्केट में आ तो आपको फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल लेना तो ये कोई घर का कोई फ्रिज लेना तो आप क्या करते आसानी से वो क्या करते हैं वहां पे कि आपको फ्रिज तो दे देते और उसमें ईएमआई फैसिलिटी दे देते। तो ये एनबीएफसी क्या होता है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सब पे कोई चीजें लेता नहीं, लेता भी तो उतना ज्यादा नहीं था, इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। इन अदर वर्ड्स रिस्क ज्यादा रहता है एनबीएफसी को, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होता है। और ईसीजीसी डीआईसीजीसी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता जो बैंक के केस में एप्लीकेबल होता है। सो A non-banking financial company is a company which is incorporated as per Companies Act 1956 or Companies Act 2013, but it does work as per RBI guidelines के अंदर में ही काम करती है। The scope of business is very limited of an NBFC in compared to a bank. The following limitation may be considered of an NBFC. तो क्या लिमिटेशन? It cannot accept डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इट कैन नॉट इशू चेक और ये एटीएम को इशू नहीं कर सकती। इट कैन नॉट डील विद ईसीजीसी और डीआईसीजी इसमें कवर नहीं होता इंश्योरेंस। एंड इफ एनी एनबीएफसी वांट्स टू रजिस्टर इटसेल्फ विद आरबीआई देन इट शुड हैव नेट ओन फंड एटलीस्ट 200 करोड़। अभी व्हाट इज नेट ओन फंड, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब इसमें एनबीएफसी और बैंक में कोई डिफरेंशिएट जो मैंने पॉइंट का वही पॉइंट है यहाँ पे कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, बैंक कर सकता है। एनबीएफसी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट, मतलब चेक ये सब इश्यू नहीं कर सकता एनबीएफसी, लेकिन बैंक को करता है। एनबीएफसी मतलब सेटलमेंट नहीं होता है यहाँ पे। कैन नॉट से कि मैं एनबीएफसी का चेक देता हूं एनबीएफसी में अकाउंट ओपन है, वी कैन नॉट डू दैट इन एनबीएफसी, जो बैंक में कर सकते हैं। एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं करता और बैंक चेक इश्यू करता है। और इसमें डीआईसीजी से अवेलेबल नहीं है, डीआईसीजी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और आपके नॉर्मल बैंक में होती है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई नेट ओन फंड हो सकता है आपको कैलकुलेट करना एग्जामिनेशन में पूछ ले। तो नेट ओन फंड होती क्या, जैसे ओन फंड माइनस एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड। अब ध्यान से समझना कि ओन फंड क्या होता है, मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं। तो आपने यहां लिखे ये ओन फंड माइनस एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा कितना है तो वो आप अमाउंट यहां पे देखते हो। तो एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड। मैं बताऊं इस चैप्टर को, इसका अकाउंट से इतना कुछ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है, कुछ रूल्स है एनबीएफसी के, वो रूल्स बस आपको ख्याल रखना है। So own fund minus investment, excess of investment over 10% of own fund. So that is 10% of, that is investment minus 10% of own fund. So what is own fund? तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट, सिंपल है, आपको ये सारी चीज इसमें ख्याल रखना है। बस ये टेबल में आपको वैल्यू डालना और आंसर आएंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग इसमें कुछ नहीं। व्हाट इज दिस ओन फंड? ओन फंड का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल इनटू, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कन्वर्टेबल किस में होता है, इक्विटी में, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। ऐड, उसमें फ्री रिजर्व आप ऐड करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व बट एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व उसमें कंसीडर होता नहीं। ये सारी अमाउंट को आप यहां पे टोटल करें, उसमें से अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना है। और ये फिगर जो आपने माइनस कर, जो फिगर यहां पे माइनस करेंगे दैट इज ओन फंड। अब ओन फंड में तीन चीजें, एक आपका नेट ओन फंड में तीन चीजें, एक आपका ओन फंड, दूसरी चीज आपकी यहां पे बेटा इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? तो अभी यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी कंपनी पर इन शेयर ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनीज और अदर एनबीएफसी में भी करे तो भी यहां कवर होगा। इन डिबेंचर ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी, आपने डिबेंचर्स भी खरीदे तो भी आपको यहां पे कवर होगा। अब यहाँ पे ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इसका जो भी 10% ऑफ ओन फंड, 10% ऑफ ओन फंड मतलब ये जो ओन फंड है यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है उसका 10% आपने कैलकुलेट करें। व्हाट इज एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड?
तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया 10% ऑफ ओन फंड। तो इन्वेस्टमेंट माइनस 10% ऑफ ओन फंड, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड। तो ये आपका हो गया एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड। तो नेट यहाँ पे ओन फंड माइनस एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन फंड जो आएगा दैट इज नेट ओन फंड। तो इंस्टीट्यूट हो सकता है रेयरली कि 4 नंबर के लिए पूछ ले कि कैलकुलेट नेट ओन फंड। तो फॉर्मूला आपने ख्याल रखना किस तरीके से उसको कैलकुलेट करा जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से सिंपल आपने टेबल बनाया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इट हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग, को यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अपने कुछ करना नहीं है। अब सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे जो ख्याल रखना है बच्चे कि रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड कैटेगरीज ऑफ आरबीआई कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी आरबीआई गाइडेंस 2016 के हिसाब से। अब क्या चीजें ध्यान में रखिए, तो दो तरह की होती है कि डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। व्हाट इज डिपॉजिट टेकिंग? एनबीएफसी, उसको शॉर्टकट एनबीएफसी डी। व्हाट इज डी? डिपॉजिट टेकिंग। नॉन डिपॉजिट जो होती है इसमें दो होती है, सिस्टमेटिकली और नॉन सिस्टमेटिकली। जो सिस्टमेटिकली तो उसका नेट एसेट ऑफ ₹500 करोड़ और मोर उसकी होती है, और इसकी एसेट जो होती है 5 करोड़ से कम होती है। तो ये होती है नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या रखें? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट। एस मतलब सिस्टमेटिक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट। एनएस मतलब एनएस हो नॉन सिस्टमेटिक। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है इस पे मैं आऊंगा पहले, लेकिन ख्याल रखना जो इसका क्लासिफिकेशन के रूल है। अब आपने बैंकिंग में जैसा होता है, जैसे यहाँ पे परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, वो सारी चीजें यहाँ पे। लेकिन अपने को ये जो रूल है ना आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक, इसका सेम रूल है फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक, इसका अलग रूल है। तो पहले नॉर्मल रूल में बात करो तो फिर इसमें क्या फर्क है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक में क्या फर्क है मैं कहता हूं। सबसे पहले आपकी परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट वो होती है जो आपकी स्टैंडर्ड एसेट, मतलब इफ एन एसेट इज नॉट ओवरड्यू, वो ओवरड्यू नहीं, और इफ एन अकाउंट इज नॉट ओवरड्यू, और इफ एन अकाउंट इज ओवरड्यू बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। तो वो कोई अकाउंट है वो ओवरड्यू हुआ नहीं, अरे ओवरड्यू हो भी गए तो 3 महीने अभी होने के, 3 महीने भी फ्रॉम द ड्यू डेट अभी पार नहीं हुए, तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट बोले या परफॉर्मिंग एसेट बोला। अब आपका यहाँ पे ये सेकंड वाला कॉलम क्या कहता है उस पर मैं आऊंगा। अब आपका यहाँ कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट इज दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट? इफ एन अकाउंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 3 मंथ। ये ओवरड्यू कितने महीने के लिए? 3 महीने से ज्यादा का होगा। अभी 3 महीने तक हुआ तो वो तो परफॉर्मिंग है, अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया नॉन परफॉर्मिंग, 3 महीने से ज्यादा हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। लेकिन उसमें फिर कैटेगरी आ जाती है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। अब देखो सब स्टैंडर्ड क्या होती है? इफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिमेन ओवरड्यू अप टू 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज एनपीए। तो जैसे ही वो एनपीए हुआ, देखो यहां पे ये ड्यू डेट थी उसकी, ये उसकी क्या थी बच्चों? ये उसकी ड्यू डेट है, ये उसकी ड्यू डेट है। और ड्यू डेट के बाद यहाँ पे ड्यू डेट हुए बाद 3 महीने अभी होने के तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्टैंडर्ड एसेट ही कहलाती। लेकिन जैसे ही वो 3 महीने पार हो गए, यहाँ पे ड्यू डेट के 3 महीने पार हो गए, यहाँ पे एनपी हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं कि 12 महीने पार नहीं हुए, लेकिन 12 महीने कहां से? ड्यू डेट से नहीं, 12 महीने आप काउंट करते हैं एनपीए हुए बाद। तो एनपीए हुए बाद अगर 12 महीने अभी तक नहीं हुए तो वी कॉल इट सब स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन एनपीए हुए बाद 12 महीने से ज्यादा हो गए तो फिर हम उसको कहते हैं डाउटफुल एसेट। तो एनपीए हुए बाद 12 महीने से ज्यादा हो गए तो वी कॉल इट डाउटफुल एसेट। लेकिन जो लॉस एसेट होती है फिर वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। देखो यहाँ पे an asset which has been identified as loss asset by the NBFC or its internal or external auditor or by the RBI। तो फिर वो डिसाइड करते हैं, ऑडिटर हो गया, आरबीआई या मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। लॉस एसेट उसमें मतलब रिकवरी के अभी कोई चांस नहीं है। सो व्हाट डू मीन स्टैंडर्ड एसेट? जो स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट जो ओवरड्यू नहीं हुई या ओवरड्यू हो भी गए तो 3 महीने भी ड्यू डेट से होने, ड्यू डेट हुए बाद ड्यू डेट के बाद अभी 3 महीने नहीं हुए। व्हाट इज सब स्टैंडर्ड एसेट? सब स्टैंडर्ड एसेट वहां पे यहाँ पे इसका मतलब होता है कि उसके 12 मंथ अभी होने के एनपीए हुए बाद। What is doubtful asset? 12 मंथ हो गया एनपीए हुए बाद। लॉस एसेट दे डिसाइड कि वो लॉस एसेट है, फिर वो ऑडिटर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या आरबीआई। अब क्या होता है इन पे प्रोविजंस बनाना होता है। तो प्रोविजंस जो आपको यहाँ पे बनाना होता है तो प्रोविजंस ख्याल रखिए। अब एक और चीज में फर्क क्या है इसको अपने या ये ध्यान से अब आपने इसको समझ लिया। फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक, वो सारी जो चीजें थी उसमें आपने ख्याल रखना कि इन दोनों की जो रूल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट, सिस्टमेटिक, इन दोनों के लिए सेम रूल है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक, बस फर्क इतना है यहाँ पे जो 3 महीने वो 6 महीने में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो 3 महीने 6 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो 12 महीने बोला वो 18 महीने हो गया, और यहाँ पे जो 12 है वो 18। तो ये 3 का 3 मंथ का 6 मंथ हो गया, ये 12 मंथ का 18 मंथ हो गया, बस उतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 मंथ है वो 6 मंथ हो गया, यहाँ पे जो 12 मंथ है वो 18 मंथ हो गया, यहाँ पे जो 12 है वो 18 मंथ हो गया, बस इतना फर्क है। ठीक है, अब इस पे क्या होता है कि प्रोविजन हमको बनाना होता है। प्रोविजन जो आप यहाँ पे बनाएंगे तो कितना हमको प्रोविजन बना होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक, इसका सेम रूल है।
तो आपको स्टैंडर्ड एसेट पे 0.4% बनाना है। फर्क इतना, ये बाकी सारी चीजें भी सेम है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट, नॉन सिस्टमेटिक, जो उसमें 0.25% आपका 0.25% आपका है। तो फर्क सिर्फ इसमें सिर्फ फर्क है कि आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट, नॉन सिस्टमेटिक 0.25% है, अदरवाइज 0.4% है। बाकी यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एसेट आपकी कितनी है? सब स्टैंडर्ड एसेट आपकी 10% उस पर बनाना है। फिर डाउटफुल एसेट में दो है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड रहा तो अप टू 1 ईयर 20%, 1 से 3 साल तक 30%, और उसके बाद मोर देन 3 ईयर्स रहा तो 50% अपने को बनाए। अनसिक्योर्ड है तो उस पर 100% बनाना है, और लॉस एसेट रहे तो उस पर कितने परसेंट बनाना है? उस पर भी अपने को 100% बनाना है। तो फर्क क्या है? ये सेम रूल है, इसको ध्यान से रखना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक रहे तो 0.4%, अदरवाइज 0.25%। अगर आपके सब स्टैंडर्ड रहे तो 10%, अगर डाउटफुल है तो सिक्योर्ड के अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर्स 30%, मोर देन 3 ईयर्स 50%। फिर अनसिक्योर्ड तो 100%, लॉस एसेट भी हमको कितना 100% है। उसके बाद अब ये क्लासिफिकेशन आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, तो यस यहां पे मैंने इसको समराइज करके भी रखे, प्रोविजंस जो ख्याल रखना। देखो, तो आपके स्टैंडर्ड एसेट का 0.4%, इसका 0.25%, सब स्टैंडर्ड एसेट 10% दोनों से, बाकी सारा सेम। डाउटफुल रहा सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 20%, अप टू 1 to 3 ईयर्स 30%, मोर देन 3 ईयर्स 50%। डाउटफुल एसेट अनसिक्योर्ड रहा तो 100%, लॉस एसेट रहा वो भी, इसको भी कितना बनाना है हमको? 100% बनाना है। ओके, अब एक चीज ख्याल रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय नॉन एनबीएफसी। तो एनबीएफसी जो रहती है उसकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसको वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं? अगर शेयर्स रहा तो एनबीएफसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया तो वो कॉस्ट पे, अगर म्यूचुअल फंड है तो एनएवी पे, और आपका कमर्शियल पेपर दैट विल बी एट कॉस्ट। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नेट ओन एसेट वो पूछ सकता है आपका, क्लासिफिकेशन पे पूछ सकता है, प्रोविजंस कितने बनाना आपको वो एक पूछ सकता है, आप क्लासिफिकेशन पे पूछ सकते हैं। और जो पूछता है मैं आपको बताता हूं, जस्ट 2 मिनट्स। एक और चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, यस। अब क्या होता है यहां पे कि क्लासिफिकेशन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हायर परचेज एसेट। अगर कोई हायर परचेज पे वो कंपनी आपकी एनबीएफसी जो हायर परचेज पे पैसा दे रही है आपको हायर परचेज के लिए, तो व्हाट हैपन, उसमें दो तरह के प्रोविजन आपके बाद में, बेसिक प्रोविजन एंड एडिशनल प्रोविजन। व्हाट इज दिस बेसिक प्रोविजन बेटा? अब ध्यान से सुनिए। देखो, परफॉर्मिंग एसेट इंस्टॉलमेंट नॉट ओवरड्यू और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू अप टू 12 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। अब यहाँ पे हायर परचेज एसेट के लिए आपने कोई दी तो दैट इज अ परफॉर्मिंग एसेट अप टू 12 मंथ है, ड्यू डेट्स अगर नहीं थी 12 मंथ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो मोर देन अगर 12 मंथ है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि दो तरह के प्रोविजन थे, बेसिक प्रोविजन और एडिशनल प्रोविजन। तो मैं आपको बेसिक प्रोविजन तो बताता हूं क्या होता है बेसिक प्रोविजन। ठीक, एडिशनल प्रोविजन आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इंस्टीट्यूट आपको पूछेगी तो ये पूछती है एडिशनल प्रोविजन हायर परचेज वाले, अगर कोई कंपनी हायर परचेज के लिए एसेट के लिए अगर पैसा दे रही है तो दो प्रोविजन बनते हैं, बेसिक और आपका बेसिक प्रोविजन और एडिशनल प्रोविजन। बट एडिशनल प्रोविजन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एडिशनल प्रोविजन के इसमें ध्यान से सुनेंगे बेटा कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड रिमेन ओवरड्यू फॉर ए पीरियड फॉर, अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू लेकिन आपने पे नहीं करे 12 महीने तक, तो उसके लिए एडिशनल प्रोविजन कुछ भी नहीं बनाना। अगर 12 महीने से 24 महीने हो गए तो एडिशनल प्रोविजन 10% बनाना है। अगर 24 महीने से 36 महीने के बीच में हो गए तो आपको 40% बनाना है। 36 मंथ से 48 मंथ्स हो गए तो आपको 70% में, और मोर देन 48 मंथ्स हो गए तो 100% में। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। तो दे में आस्क यू कि आपको इस पे अभी आप ध्यान रखना कि अगर आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कुछ एसेट्स दे दे वो, और आपको वो बोले कि बताओ इस पे कितना प्रोविजन बना है, हायर परचेज का केस है, तो आपने देखना एडिशनल प्रोविजन कैसे बनाएंगे आप। अगर 0 से 12 मंथ तक तो कोई भी एडिशनल प्रोविजन नहीं बनेगा। 12 से 24 मंथ तक 10%, 24 से 36 आपका है 40%, 36 से फिर 48 तक आपका 70%। अगर उससे ज्यादा वो ओवर ड्यू डेट के बाद अगर हो गया समय 48 मंथ से ज्यादा, देन फिर आपका 100% उस पर बनाएंगे। इसको अपने को ख्याल, इस चीज को आपने ख्याल रखना एडिशनल प्रोविजन पर। अब बेसिक प्रोविजन मेरे को लगता नहीं पूछेगा, लेकिन आप रिवाइज करें लोग इसको कर लो। व्हाट इज दिस बेसिक प्रोविजन केस ऑफ हायर परचेज केस? कि इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, आप पहले अमाउंट लिखते, उसमें फिर ऐड करेंगे इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, मतलब जो अभी तक के ड्यू नहीं। तो आपने पहले पॉइंट में लिखी इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, वो उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट नॉट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्वियसली नॉट रिकॉग्नाइज मतलब फ्यूचर वाला इंटरेस्ट जो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो उसके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल ड्यूज आएगा। इसमें से ये फिक्स होता है, इसमें से फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 20%। अब बोलेंगे 20% क्या फिक्स है? हाँ फिक्स है एज पर लॉ। तो 20% पर एनम और एसएलएम बेसिस पे अपने को करना रहेगा। तो आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, फिर इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू और इंटरेस्ट नॉट रिकॉग्नाइज इन पीएनएल अकाउंट, उसको आप माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट है तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस, और जो यहाँ पे अमाउंट है दैट इज, ये जो भी अमाउंट है दिट विल बी बेसिक प्रोविजन। लेकिन ख्याल रखना
अगर नेगेटिव फिगर है तो प्रोविजन कैन नॉट बी नेगेटिव, डेप्रिसिएशन ए वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम और एसएलएम बेसिस, ये फिक्स है। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रोविजन अपने को ऐसा बनाना है, और एडिशनल प्रोविजन अगर हायर परचेज के ऐसे इस तरीके से अपने को एडिशनल प्रोविजन बनाना होता है। ओके, सो एनबीएफसी में दिस ऑल अबाउट एनबीएफसी, काफी छोटा चैप्टर, लेकिन इसमें मैं आरटीपी का जो है आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं, परसेंटेजेस में कोई चेंजेस नहीं, तो सेम जो अभी हमने बात करें वैसा ही रहेगा, लेकिन ख्याल रखना उसमें आरटीपी का अपन क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। ठीक है, तो आरटीपी का क्वेश्चन कहता है आपको नवंबर 23 के लिए। सो ये सेम क्वेश्चन क्लास के सारे, इसमें कुछ भी नहीं, आपको जो क्लास के क्वेश्चन में प्रॉपर करके जाओ, ये पूरी आरटीपी वही है, मतलब क्लास के क्वेश्चन में से कुछ रेगुलर बैच के क्वेश्चन सारे। Okay, so MS Finance Limited is a non-banking financial company. It provides you with the following information regarding outstanding amount. तो 200 lakhs of which installment are overdue on. तो 200 lakhs अभी तक के overdue है। तो overdue टोटल उसने जो भी एडवांसेस दिया, लोन दिया है, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है 200। अब अपने को ना क्लासीफाई करना है कि क्लासीफाई कैसे करना है, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है ना, उसमें डाउटफुल है, उसमें करना अपने को, तो 1 by 1। तो यहाँ पे पहले बोलता है कि 400 अकाउंट फॉर लास्ट 1 मंथ, तो ये 400 अकाउंट्स है जो कि लास्ट 1 मंथ से ओवरड्यू था। अमाउंट ओवरड्यू कितना है 40 लाख। अब मेरे को बताओ, 3 महीने तो अभी हुए ही नहीं बेटा, तो इसको अपन क्या क्लासीफाई करेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड एसेट हो गई। ये कौन सी होगी, अपनी स्टैंडर्ड, परफॉर्मिंग और स्टैंडर्ड एसेट सेम है, स्टैंडर्ड एसेट होगी। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एसेट, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख दू, स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड, ये डाउटफुल और ये लॉस। ठीक है, तो ये मैंने वहां पे कितना लिखा, तो ये 400 अकाउंट, जो इसने जो अपने को फिगर बोला है वहां पे, ये 40 लाख। ठीक है, उसके बाद है फिर आपका सेकंड 24 अकाउंट फॉर 2 मंथ, अभी भी 3 महीने क्रॉस नहीं है, तो ये भी आपकी स्टैंडर्ड एसेट, ये भी स्टैंडर्ड, 24 भी स्टैंडर्ड है, तो आप देखो 24 स्टैंडर्ड एसेट है। उसके बाद वो कहता है आपके 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स। अब इसको एक ख्याल रखना है कि ये 10 अकाउंट्स के बारे में ना यहां कुछ आपको बोल रहा है, ये वाले पॉइंट में आपको कुछ कह रहा है। तो कोई 10 अकाउंट है, कोई 10 लोग अपने एडवांसेस दिए, तो उसके बारे में कर रहा है। Out of 10 accounts overdue for more than 30 months, 6 accounts are already identified substandard. Amount rupees 6 lakh for more than 12 months. अब आपको बताया था अगर उसको सबस्टैंडर्ड क्लासीफाई करे, सबस्टैंडर्ड क्लासीफाई 12 महीने से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। 12 महीने से ज्यादा हो गया तो डाउटफुल हो गया, और फिर तो इसको डाउटफुल में लिख दो 6 लाख, तो डाउटफुल में आपको दिखना चाहिए, डाउटफुल में ये 6 लाख, ये रहे 6 लाख। ओके, उसके बाद वो कहता है एंड अदर आर आइडेंटिफाइड सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। तो आपने ये यहाँ पे टोटल कितना था 20 लाख, तो 20 लाख में से यहाँ पे ये 12 लाख आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी 20 लाख के नीचे वाला, ओके अच्छा यहाँ पे भी 20 लाख से, ठीक है, ये 20 लाख में से 12 लाख आपका डाउटफुल हो गया, बचा कितना 8, तो उसको भी लेस देन 12 मंथ, तो अभी भी सब स्टैंडर्ड, तो ये आपका 8 लाख सब स्टैंडर्ड में आना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, सब स्टैंडर्ड 14 कैसे आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत ओवरड्यू 30 में, ओके सॉरी ये 6 लाख था, मैंने 12 कहां से ले लिया, 12 मंथ्स था वो, दिस इज 6 लाख, इस 6 लाख मैं मंथ ले लेगा 6 लाख, तो बचा कितना आपका, ये बचेगा आपका 14 लाख, तो 14 लाख से आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका डाउटफुल है और ये सब स्टैंडर्ड है, या क्या आपका सब स्टैंडर्ड, तो 6 लाख रुपीज डाउटफुल है क्योंकि मोर देन 12 मंथ हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट हुए, तो वो आपका 6 लाख डाउटफुल है, तो वो और 12 महीने से कम है, तो दैट इज वो आपका सब स्टैंडर्ड में 14 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड 20 माइनस 6। ओके, अब उसके बाद कहते हैं फोर्थ, यहाँ पे 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 years अमाउंट ओवरड्यू ₹20 ऑलरेडी आइडेंटिफाई सब स्टैंडर्ड, अब सब स्टैंडर्ड को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करे और 3 साल हो गए, तो ऑब्वियसली मोर देन 12 मंथ हो चुका उसको, तो ये भी आपकी क्या डाउटफुल एसेट है, तो यहां पर इसलिए डाउटफुल एसेट में आ जाएगा आपका 20 लाख। ठीक है, उसके बाद 1 अकाउंट ऑफ ₹10 लाख विच हैज बीन आइडेंटिफाइड नॉन रिकवरेबल, मतलब इट इज ए लॉस एसेट, ये आपकी लॉस एसेट है, वो कितना आपको लॉस एसेट 10 लाख, तो लॉस एसेट में आप लिख लोगे 10 लाख। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि उसने टोटल अपने से कहा था कि टोटल आपकी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल उसने कहा था कि टोटल आपकी कितनी होगी, दैट इज 200। ठीक है, 200 टोटल बोला था उसने, लेकिन अगर आप इसकी कहा टोटल होती नहीं, तो इसलिए ये जो 86 है ना, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, तो ये 200 में से सबको माइनस करूं दैट फ्रॉम 86, तो 86 आपका यहाँ पे आ जाए। ओके, टोटल 150। तो ये ऐसे ये आरटीपी का क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए, वेरी सिंपल चैप्टर, जो आपको चीजें बोला बस उतनी पॉइंट आपने ध्यान रखना एग्जामिनेशन की। ओके, सो ये दिस ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।